गुड इवनिंग डियर माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप? जो है सब, मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए, जैसे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की आज 12वीं सीरीज पर बात कर रहे हैं और इसमें भी हम एक नए टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले हैं या प्रारंभ करने वाले हैं, और वह है हमारा बैंकिंग व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। कि भारतीय जो बैंक है उसका कैसे उदय होता है और किस प्रकार से जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसकी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। अपनी इस सीरीज में हम जो है अर्थव्यवस्था की हम 12वीं सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं आज जो है इकोनॉमी की, और इसमें भी हम जो है बैंकिंग सिस्टम, इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है, भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। इस पर बात कर रहे हैं कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे। देखिए, यदि हम बात करें कि बैंक क्या होता है, तो बैंक एक ऐसा संस्थान है आपका जो कि आपकी जो जमा राशियां होती हैं उनको स्वीकार करता है। बैंक इज द एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड द क्रिएट योर अकाउंट्स, और साथ ही साथ में एक ये विश्वसनीय संस्थान भी है, क्योंकि जितने भी बैंकिंग संस्थान होते हैं उनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक भी होता है, और जो सेंट्रल बैंक होते हैं वह एक तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रित भी किए जाते हैं। तो यहाँ कोई भी जो बैंकिंग संस्थान होगा वह जो है, दूसरी बात यदि हम बात करें, एक तरह से संगठित क्षेत्र भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी होता है, और जहां ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हम करते हैं वह एक तरह से विश्वसनीय चीजों में आ जाता है। तो यहाँ यदि हम सबसे पहले बात करें कि बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसा संस्थान है जो कि जमा राशियों को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट योर डिपॉजिट्स स्वीकार करता है, और जो आपका पैसा है जिसको स्वीकार कर रहा है उसको निवेश करने का भी काम करता है, एंड इन्वेस्ट योर कैपिटल्स, जमा राशि को निवेश करने का कार्य भी करता है। जो आपकी जमा राशि है उसको ये निवेश भी करता है। साथ ही साथ और भी बात करें तो बैंक एक विश्वसनीय संस्थान होता है। बैंक इज अ ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट। क्यों है ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट? क्योंकि यह एक संगठित क्षेत्र का संस्थान है। इट इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंस्टीट्यूशन, संगठित क्षेत्र का संस्थान होता है। इसी कारण से इसको जो है एक तरह से हम एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में हम जानते हैं। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखेंगे, आज जो हम बात करने वाले हैं अनुसूचित बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक है उनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक को पढ़ चुके हैं। जहां हम फाइनेंशियल जो कैपिटल की मार्केट की बात कर रहे थे उसमें हम सेंट्रल बैंक को पढ़ चुके हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करने वाले हैं कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, और इन्हीं से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अनुसूचित बैंक पर बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक कह देते हैं हम इनको इंग्लिश में। शेड्यूल्ड बैंक, देखिए, ऐसा कोई भी संस्थान जो आरबीआई एक्ट 1934 एंड द सेक्शन 2 में यदि वो रजिस्टर्ड है, यानी आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 में अधिनियम में वह पंजीकृत है, तो उसको एक तरह से अनुसूचित संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो पहली बात होती है यहाँ पर आरबीआई एक्ट
1934 की धारा 2 यानी सेक्शन, जो सेक्शन 2 है इसमें क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। और देखिए दूसरी बात है उसका कम से कम 200 करोड़ कैपिटल होना चाहिए, यानी धनराशि होनी चाहिए। इतनी कम से कम उसके पास में नेटवर्क जो है होनी आवश्यक होती है। तीसरी यदि बात करेंगे हम जो है आरबीआई के नियमों का पालन करता हो। यदि कोई भी ऐसा संस्थान है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ में उसकी नेटवर्क 200 कैपिटल यानी 200 करोड़ है कम से कम, और वो आरबीआई के नियमों का पालन कर रहा है, तो प्यारे छात्रों ऐसे जो बैंक होते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, अनुसूचित बैंक के रूप में हम उनको जानते हैं। आज हम इसी में जो है सबसे पहले हम बैंकिंग की जो शुरुआत है वो कैसे होती है उस पर हम आज सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें भारत में बैंकिंग व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखेंगे यदि आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये साउदर्न वाला क्षेत्र है और ये वाला जो है बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है। यदि आप देखेंगे अंग्रेजों ने जो अधिकतर अपना सबसे पहले मुख्यालय जो बनाए थे वो बंगाल क्षेत्र को बनाया था, और बंगाल में भी देखेंगे इनका जो मुख्य क्षेत्र रहा है कलकत्ता रहा है। ये जो है अंग्रेजों का मुख्य क्षेत्र रहा है ये जो है, और इसी कलकत्ता में ही यहीं पर 1770 में 1770 में एक बैंक खोला गया था द हिंदुस्तान बैंक। यहीं पर एक बैंक खोला गया था द हिंदुस्तान बैंक। द हिंदुस्तान बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला संस्थान था जो कि 1770 में खोला गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एक समूह था जो ब्रिटिश समूह था, अलेक्जेंडर समूह, उसी अलेक्जेंडर समूह के द्वारा ही इसको खोला गया था। लेकिन इसमें यह था नियम शर्तें थी कि जो अकाउंट है वो जो है ब्रिटिश लोगों का होगा, इम्प्लीमेंटेशन है वो भी ब्रिटिश लोगों का होगा, लेन देन है वो सब ब्रिटिश लोगों के होंगे। तो अब आप सोचिए कोई भी संस्थान यदि हम किसी भी देश में ओपन कर रहे हैं और उसी देश के जो लोग हैं उनकी वहां पर उसमें भागीदारी ना हो, तो आप मुझे खुद बताएं क्या वो संस्थान कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसी कारण से जो द हिंदुस्तान जो बैंक 1770 में खोला गया था वो इन्हीं नीतियों के कारण जो है 1771 में क्या हो जाता है, बंद हो गया। तो यहां आपको बहुत ही अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखना है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तब आपको आंसर देना है द हिंदुस्तान बैंक। ये जो है भारत का पहला बैंक था और 1770 में इसको खोला गया था, और ये पूछ लिया जाए किसने खोला था? अलेक्जेंडर समूह ने खोला था इसको जो खोला गया था वो अलेक्जेंडर एक समूह था उसके द्वारा खोला गया था, और 1771 में ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे भारत का पहला असफल संस्थान भी, इट वॉज द फर्स्ट फेलियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो भारत का ये पहला एक तरह से असफल बैंकिंग संस्थान भी था, तो हम इसे कह सकते हैं भारत का पहला असफल बैंक भी था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच इंस्टीट्यूट वाज द फेलियर इन इंडिया फर्स्ट, तो वहां आपको लगाना है द हिंदुस्तान जो बैंक था वो भारत का पहला असफलतम संस्थान भी था। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम जो है देखें भारत में जो बड़े स्तर पर जो बैंकों की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी में हुई है। यानी जो बड़े स्तर पर देखें तो जैसे आप देख सकते हैं द बैंक ऑफ कैलकाटा या बैंक ऑफ बंगाल कह देते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ मद्रास देखते हैं। जितनी भी आप बड़ी बैंकों की शुरुआत देखेंगे तो वो अधिकतर जो है 19वीं सदी में हुई है। तो यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में बड़े स्तर पर बैंकों की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, तो वहां आपको जो आंसर देना है वो 19वीं सदी में मानी जाती है। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश लोगों का वर्चस्व भारत में बढ़ रहा था, उसी तरह से जो उनके जो सुधार थे, जो रिफॉर्म्स थे, वो भी भारत में बढ़ते हुए चले जा रहे थे। 1857 की क्रांति के पश्चात में यह देखेंगे तो 1858 का जब भारत में एक्ट लाया जाता है तो उसके पश्चात में अनेक बैंक भारत में खोले जाते हैं। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो व्यापार की दृष्टि से भारत में आए थे और अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वह अपने उन समूहों को भी बढ़ाने के लिए इन बैंकिंग जो क्षेत्र थे इनकी शुरुआत करना चाह रहे थे। और हाँ, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि बैंकों की जननी किसे माना जाता है, विच बैंक इज द मदर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड बैंक है, इसको बैंकों की जननी के रूप में जो है हम जानते हैं। चलिए आइए देखिए तो यहां हम देख रहे थे भारत में बड़े स्तर पर जो बैंकों की शुरुआत है वो कब हुई है, 19वीं सदी में हुई। अब देखिए कैसे कैसे बैंकों की शुरुआत होती है उसको मैं आपको बता रहा हूं। देखेंगे सबसे पहला इस क्रम में जो बैंक खोला गया था, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल था 1806 में, 1806 में इसको ओपन किया गया था और इसी का नाम कहीं कहीं पर आपको बैंक ऑफ कलकत्ता भी मिल जाएगा, ये भी याद रखेंगे। इसी बैंक का जो नाम है कहीं भी बैंक ऑफ कलकत्ता भी जो है आपको मिल जाता है। इसके बाद में एक बैंक स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे। 1840 ईस्वी में एक और बैंक स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र वर्तमान का वहां पर था। और एक और देखेंगे, एक स्थापित हुआ था बैंक ऑफ मद्रास। अठारह सौ 1843 में एक बैंक और स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ मद्रास। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में जो बड़े बैंक स्थापित किए गए थे वो 3 बैंक थे। यहां पर आपको याद रखना है, एक था बैंक ऑफ बंगाल, इसका जो हेडक्वार्टर था याद रखेंगे कलकत्ता में था। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसका जो हेडक्वार्टर याद रखेंगे कहां पर था, बॉम्बे में ही था, वर्तमान का मुंबई। तीसरा देखेंगे बैंक ऑफ मद्रास, वर्तमान का जो चेन्नई क्षेत्र है और कह सकते हैं तमिलनाडु राज्य। तो ये प्रारंभिक समय के 3 बड़े बैंकिंग संस्थान हैं।
इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। अब देखिए 20वीं सदी तक आते आते क्या होता है कि युद्धों की शुरुआत हो जाती है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वो हम देख सकते हैं 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो यदि हम देखें जो प्रथम विश्व युद्ध है वह आपका 1914 से लेकर के 18 तक हुआ है, और 1914 से 1918 में जो युद्ध हुआ इसमें प्रमुख जो भूमिका थी वो ब्रिटेन की थी। प्रमुख जो भूमिका है इसमें ब्रिटेन की ही मानी जाती है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अधिकतर भारतीय जो क्षेत्र थे वहां से धन लेना स्टार्ट किया, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में पैसा लगाना था। तो इन बैंकों का जो पैसा था वो उठा करके वो अधिकतर वो विश्व युद्ध में लगा दिया गया। तो इसी कारण से जो प्रथम विश्व युद्ध के जो बीच के समय को बैंकों का संकट काल भी कहा जाता है। इट इज द इमरजेंसी बिटवीन 19 to 18। ये जो है संकट काल है बैंकों का। तो यहां क्या किया गया कि इस समय बैंकों का धन यानी कैपिटल उठाकर प्रथम विश्व युद्ध में लगा दिया गया। अब देखो इससे क्या होता है कि इससे जो बैंक थे वो घाटे में जाने लगे, बैंक घाटे में जाने लगे। तो अब ये बात ये आई कि ये जो बैंक घाटे में जा रहे हैं इनको किस तरह से सही किया जाए, रिफॉर्म किस तरह से किया जाए। तो यहां से एक बात आती है कि इन बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाए। तो जब घाटे में जाने लगे तो यहीं से एक प्रक्रिया आई, बैंकों को आपस में विलय किया जाए, यानी मर्ज कर दिया जाए। और इसी क्रम में क्या होता है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और जो बैंक ऑफ कलकत्ता था, इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाए। तीनों बैंकों को जो है 27 जनवरी 1921 को इन बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया। यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है उसको देखिए, देखेंगे 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन सभी बैंकों का आपस में क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया गया। ध्यान देंगे सभी बैंकों का आपस में विलय कर दिया जाता है। और विलय करने का कारण ये था कि ये बैंक जो है वो घाटे में चल रहे थे, और इन्हीं बैंकों से मिलाकर के एक नई बैंक बनती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन्हीं बैंकों से मिलाकर के एक बैंक का निर्माण होता है, और वो बैंक थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को कहते हैं शाही भारतीय बैंक भी कहते हैं इसको। इसी बैंक को जो है शाही भारतीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां ध्यान देंगे कि इन तीनों बैंकों से मिलाकर के ही एक नए बैंक का जन्म हुआ है, और वो जो बैंक है वो है आपकी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है।
तो यहां प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनी है, तो कब बनी है 27 जनवरी 1921 को बनी है। और इसका कारण ये था कि बैंकों के घाटे जाने के कारण थे, जिसके कारण सभी बैंकों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे छात्रों। देखिए अब इसी क्रम में क्या होता है, बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया और इसने स्वतंत्रता के समय से पूर्व, यानी जब तक हमारा आरबीआई नहीं बना है, हम कह सकते हैं 1935 तक एक तरह से सेंट्रल बैंक के रूप में भी भारत में भूमिका निभाई है। तो प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई से पूर्व केंद्रीय बैंक के रूप में किस बैंक के द्वारा भूमिका निभाई गई थी, तब आपका आंसर आना चाहिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो, अब यहां पर एक बैंक बन के तैयार हो गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो थी आपकी 27 जनवरी 1921 को बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, 1947 में भारत आजाद होता है। 1947 में भारत का आजादी का क्रम होता है। एक शब्द ध्यान देंगे, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। क्या होता है, इस पर एक प्रश्न को बात को ध्यान देखो। जब कभी भी किसी निजी संस्थान को हम पब्लिक सेक्टर में बदल दें, यानी इफ यू हैव चेंज द या कन्वर्ट टू द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर, देन इसी प्रकार का जो संस्थान होगा उसको हम राष्ट्रीयकृत कहेंगे, यानी हम राष्ट्र के हित में उस संस्थान को लगा दें। तो इसमें क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो 51% जो शेयर होते हैं उनको वो खरीद लेती है और खुद उसमें मालिकाना हक जता देती है। तो ध्यान देंगे, इसकी बात करें, ऐसे संस्थान जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र से लोक क्षेत्र की ओर जाते हैं, यानी प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर। जो संस्थान जो है निजी क्षेत्र से लोक क्षेत्र की ओर जाते हैं, उन संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं। तो आजादी के पश्चात में इन्हीं लोक संस्थानों की बात की गई। तो इसी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक कमेटी बनी थी सुझाव के लिए, जिसको हम कहते हैं गोरवाला समिति। तो कभी भी याद रखेंगे, प्रश्न ही पूछा जाए विच कमेटी वाज द रिलेटेड टू एसबीआई या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो याद रखें गोरवाला समिति। और इसी गोरवाला समिति की सिफारिश पर ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एक नया बैंक बनाया गया, एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में हुआ है, 1955 में हुआ है इसका जो है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले देखिए। अब यहां से एक बात निकल गया है, एक नया संस्थान निकल गया है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकल गया है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यदि बात करें वर्तमान समय की, तो ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। देखते होंगे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो है
लोकप्रिय संस्थान भी है जो है ये पब्लिक सेक्टर का जो है, और सबसे बड़ा संस्थान भी है। तो सबसे पहले यदि हम इसका राष्ट्रीयकरण देखें, नेशनलाइजेशन, या हम बात करें स्थापना वर्ष की, एस्टेब्लिश ईयर की, तो वो है 1955, 1955। और इस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था। इस समय जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इस समय जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो चल रहा था इसका जो है। और इसका यदि हेडक्वार्टर की बात करें, यानी मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है मुंबई में है, इसका जो हेडक्वार्टर है। दूसरी बात, भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। इट इज द मोस्ट लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जो व्यवसायिक बैंक है वो भी जो है आपका एसबीआई है। यदि बात करें इसके चेयरमैन की बात करें, रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। और इसकी पहली महिला, यदि चेयरमैन की बात करें, अरुंधति भट्टाचार्य हैं। तो यहां आपको यह भी प्रश्न बहुत ही सरल सरल रूप में पूछे जा सकते हैं। पूरी डेट देखेंगे, 1 जुलाई 1955 है, वो भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी क्रम में। देखें, एसबीआई बैंक को और बड़ा करने के लिए, यानी इसमें एक तरह से और सुधार करने के लिए क्या किया गया, एक एक्ट बनाया गया, एसबीआई एक्ट 1959। एक अधिनियम बनाया गया, 1959 अधिनियम बनाया गया। और इसी में एसबीआई बैंक की 8 सहयोगी शाखाएं जोड़ी गई। इसमें जो 8 जो थी सहयोगी शाखाएं थी उनको बता देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, एक थी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, देखेंगे बीकानेर, जयपुर, एक बीकानेर थी, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला थी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर थी, और भी देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थी, एक जो है यही देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, और एक और थी स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। एक ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इन्हीं जो सब बैंकों को वर्तमान समय में 1 अप्रैल 2017 तक सभी एसबीआई की शाखाओं को, सभी एसबीआई की सहयोगी बैंक को विलय कर दिया गया है।
यानी अब देखेंगे वर्तमान समय में एसबीआई बैंक का प्यारे छात्रों कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। और देखिए इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, देखिए एक बैंक था बीएमबी, भारतीय महिला बैंक। और ये एक ऐसा बैंक था जो एसबीआई समूह में नहीं था, फिर भी इसका जो विलय है वो एसबीआई में किया गया है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बैंक था जो कि एसबीआई समूह में न होते हुए भी उसमें विलय किया गया, तो कौन सा है? बीएमबी। ये भी जो है 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में विलय कर लिया गया है। और इसके अलावा और बताऊं आपको एक बात और ध्यान रखिए, 2013 में ये स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। और एक बात और, एसबीआई की वर्तमान समय में लगभग 36 देशों में शाखाएं हैं। लगभग जो है 36 देशों में शाखा, 36 जो कंट्री है उनमें ब्रांचेज है इसकी जो है। और इसके अलावा एक बात और ध्यान देंगे, 1963 में एसबीआई का पहला विदेश में कार्यालय खोला गया था और वो था लंदन। पहला कार्यालय था ये विदेश में खुलने वाला, ये भी याद रखिएगा। और एसबीआई का पहला पेपरलेस ब्रांच, पूछा जाए तो याद रखेंगे वो खोला गया था काठमांडू में, नेपाल में। तो ये था मेरे प्यारे छात्रों एसबीआई का इतिहास था। आज हमने बैंकों के इतिहास की शुरुआत को देखा था, जिसमें बैंक किस तरह से भारत में आया उनको देखा और किस तरह से एसबीआई का निर्माण हुआ है उनको देखा। देखिए प्यारे छात्रों, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि आपके हर प्रकार के एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको पढ़ें और अपने साथ में नोट्स भी बनाएं और तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।